अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसी रीज़न्स होती हैं जिनकी वज़ह से आपका जो लोन होता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो किसी बैंक का लोन हो, वो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो कौन-कौन सी वजूहात होती हैं? और अगर आपको बैंक लोन रिजेक्ट हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आप पहली बार भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि आपका जो बैंक लोन है या कोई भी सरकारी लोन, अक्सर सरकारी स्कीमें वग़ैरह आती रहती हैं, तो आपका वो लोन रिजेक्ट ना हो। आपकी छोटी-सी वीडियो से फ़ायदा ये होने वाला है को आपको बार-बार एक तो चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दूसरा अगर आपको बहुत अशद ज़रूरत है लोन की तो आपको पहले अप्लाई करने लोन मिल जाएगा। और अगर आपका पहले लोन रिजेक्ट हो चुका है तो आप इस वीडियो को देख के जो तमाम तर जो मैं आपको इस्तेलाहात वगैरह बताऊँगा, आपने कर लेनी है और इंशाल्लाह उसके बाद आपका जो लोन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन रिजेक्ट होने की कौन-कौन सी वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम वजूहात की बात करेंगे, उससे पहले सबसे पहले हमारी जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अच्छा, अब जो है ना 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ, उसकी एक बुनियादी वजह भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि होता क्यों है। अब मैं आपको जब इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के बारे में बोलूँगा तो आप सारी बातें ही बोलेंगे कि नहीं भई हमने तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रखा ही नहीं, हमने तो कंप्लीट करके भेजा हुआ था। तो उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ कि आप अपनी तरफ से कंप्लीट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जब सबमिट होता है तो उस टाइम आपका जो फॉर्म होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी जो रीज़न है हमारे पास वो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अपना सीएनआईसी कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर वगैरह गलत अगर पुट करते हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए हैं ना रिजेक्ट होने के, उसके पीछे जो एक मेन बुनियादी वजह है ना वो ये है कि अक्सर जो हमारे जितने भी लोन गेटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अगर ऑनलाइन अप्लाई है ना किसी भी स्कीम के अंदर, किसी भी बैंक की स्कीम के अंदर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको किसी भी कंप्यूटर वाले शॉप पे जाके आप वहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हैं ऑनलाइन या अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा देखिए, लोन की ज़रूरत आपको है, वहाँ जो बैठा बंदा कंप्यूटर पे बैठा हुआ उसको ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाने के लिए क्या करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जब पुट करता है, ज़ाहिर बात है आपके स्क्रीन के सामने वो नहीं कर रहा होता, स्क्रीन का जो रुख होता है उसी की तरफ होता है। और आपने जैसे इन्फॉर्मेशन दी, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उसने सेंड कर दी, लेकिन उसके अंदर अगर थोड़ा-सा भी कोई टाइपिंग के अंदर गलती हो जाती है, तो उसकी बुनियाद पर भी आपको जो लोन होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ज़ाहिर बात है आपकी इनकरेक्ट जो कंप्यूटर है वो एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब आपने करना क्यों क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने एक तो खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपने किसी से करवाना नहीं है, ठीक है? लो इनकम या इनसफिशिएंट सैलरी। देखिए, अब इसके पीछे ये रीज़न है कि देखें कि अक्सर जो लोन होता है ना, उसके नीचे एक लिखा होता है कि आपको इस लोन में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए। मैंने आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर जितने भी लोन पहले बताए हैं, उसके अंदर मैं ज़रूर बताता हूँ कि आपकी मिनिमम सैलरी जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी कितनी होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ जो हमारे सैलरी होल्डर्स हैं, या सैलरी जो ले रहे हैं, उनकी कितनी जो है वो होनी चाहिए। तब देखें कि अब जो है ना, अगर आपकी सैलरी उतनी नहीं होगी मिनिमम, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी, बैंक लोन के अंदर एक और शर्त होती है कि आपको बताया जाता है कि आपकी 25% 30% जो ऐसी सैलरी हो, जो आपकी एक्स्ट्रा मनी के अंदर आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 70,000 या 80,000 रुपया आ रहा है, तो ये कहते हैं कि 50,000 आपके घर का खर्चा हो, 20 या 25,000 या 30,000 ऐसा पैसे हों, जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हों, तो तब हम आपको लोन देंगे। तो आपने जब वो फॉर्म फिल करना होता है तो उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको फॉर्म फिल करके भी दिखा दिया था, वो में भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपने जब लिखना है ना, तो आपने इसकी कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा मार्जिन रखें जिसमें आप बताएं कि हमारी नेट इनकम इतनी आ रही है और उसके अंदर हमारे अखराजात वगैरह इतने हैं और इतने हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, तब भी आपको वो लोन देंगे। अच्छा, तीसरी बात, वहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाती है कि अनस्टेबल जॉब। कुछ ऐसी जॉब्स वगैरह होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं। तो कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के अंदर नहीं मिलते। उसके बाद बैड क्रेडिट हिस्ट्री। मेन जो रीज़न है ना आजकल जो लोन रिजेक्ट हो रहे हैं, उनके पीछे ये रीज़न है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जा रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। हमारे जो यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोन गेटर्स हैं ना, उनका सबसे मेन वजह ये होती है कि उन्होंने इजी पैसा से उन्होंने जायज़ कैश से लोन लिया होता है। और वो लोन क्या करते हैं कि वो लोन पे नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो लोन होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब आपने लोन लिया जायज़ कैश है, किसी भी और एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं जो अक्सर यहाँ पे हमारे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाती हैं, और वहाँ पे आप वहाँ से आपने लोन ले लिया। तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि जब आप लोन लेते हो उसके बाद आप एप्लीकेशन डिलीट कर देते हो, या फिर आपने निजी पैसे से लोन लिया, आपने पे नहीं किया है जायज़ कैश से, उसके बाद क्या होता है कि वो लोन बढ़ता आप नहीं भरते। खैर उसके बाद आपको वो कॉल्स करना छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो ख़राब हो जाती है। अब आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री अगर खराब होती है तो उसके पीछे क्या होगा कि आपको जो लोन होगा दोबारा वो बैंक नहीं देगा। ये तमाम तो जो चीज़ें होती हैं ना जो आपको लोन देती हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं।
तो वो अक्सर जो है ना आपने किसी न किसी से लोन लिया होता है और उसके बाद क्या होता है कि आपका वो क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है और जिसकी वजह से आपको दोबारा लोन नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप पहले कोई लोन लेके बैठे हुए हैं तो उसके पीछे भी आपका जो दोबारा लोन होगा वो अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने छोटा-मोटा लोन लिया तो फिर तो ख़ैर है, लेकिन अगर आप पहले भी बड़ा लोन लेके बैठे हुए हैं और आपका जो पैसे होते हैं अक्सर वहाँ पे चले जाते हैं, आपके पीछे कोई आमदनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो अक्सर दोबारा जो लोन होगा वो आपको रिजेक्ट होता मिलेगा। उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट अगर आप कोई ना कोई डाल रहा था तो सारी बात उसको पता होता है। अगर वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं डाल रहा होता, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपसे माँगी गई हैं, आपने क्या किया कि आपने किसी और तरीके के साथ जो है वो प्रिंट निकाल के आपने वहाँ पे डालने की कोशिश की है, तो वो भी आपको रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं होते बैंक के अंदर, ठीक है? कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनको बैंक के अंदर शामिल ही नहीं किया जाता। इन कंपनीज़ का कोई बैंक के साथ इश्यू होता है तो वो भी आपने कोशिश करा कि बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो जो मेन ऊपर मैंने रीज़न बताई हैं वही होती हैं। उसके बाद एक और बात होती है कि अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, अगर आपका 6 माह से लेकर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐज क्राइटेरिया अगर आपके मैच ही नहीं हो रहे तब भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको बताऊँ कि अगर आपका रेज़िडेंशियल एड्रेस है, अगर आपने वो वेरीफ़ाई नहीं किया हुआ। अच्छा, रेज़िडेंशियल एड्रेस के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है, एक आपका पोस्टल होता है। पोस्टल वो एड्रेस होता है जहाँ पे इस टाइम आप मौजूद होते हैं, जहाँ पे अगर आपकी पोस्ट आए तो आप एक्सेप्ट कर सको, ले सको। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है। आपने आईडी कार्ड पे जो लिखवाया हुआ एड्रेस आपको जो वेरिफ़िकेशन होगी वो वहीं पे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक घर लिया, आपने वहाँ पे वहीं पे आप रह रहे थे, आपने वहाँ पे आईडी कार्ड वग़ैरह बनवाया, आपका एड्रेस वहीं लिखा हुआ है। फिर आपने जगह चेंज कर ली, आपके शनाख्ती कार्ड पे वहीं जो है ना एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि जो बैंक के जो बंदे होंगे वो उसी एड्रेस पे जाएँगे, आपके पुराने एड्रेस पे वहाँ पे जाके आपको वेरीफ़ाई करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है आप वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो आपका जो लोन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये कुछ रीज़न आपको बता रहा हूँ, ये आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद बैंक की पॉलिसी कुछ चेंज हो जाती हैं, कोई नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अक्सर जो लोन वगैरह होते हैं ना, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। तो आपको हमारे चैनल पे इंशाल्लाह सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट वो जो पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती हैं, इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। और उसके बाद जो है ना ओवरस्टेटेड इनकम का भी एक इशू होता है। उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि आपने आमदनी कुछ और दिखाई है, लेकिन असल में आपके पास कुछ और पैसे आ रहे हैं। मतलब आपने लिखा है कि आपके पास डेढ़ 2 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आपके जो अकाउंट में आ रहे हैं या आपके पास जो आ रहे हैं पैसे, वो कम है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकती है आपकी लोन के रिजेक्ट होने की। ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। उसके बाद आपने सबसे मेन रीज़न मैं हर वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करते हुए दिखता हूँ कि मेन एक रीज़न जो होती है वो लोन रिजेक्ट होने की वही होता है कि आपने जो पर्पस ऑफ लोन बताना है वो अनक्लियर हो। देखिए, आपको लोन तब ही मिलेगा जब आप एक क्लियर पर्पस देंगे तो। इस पे ख़ैर मैं पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ तो मज़ीद बात नहीं करूँगा। आपने जो भी एक रीज़न देनी है, आपने एक ऐसी रीज़न देनी है जिसमें उनको लगे कि वाक़ई इस बंदे को लोन की ज़रूरत है। ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वज़ह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। और आपने करना क्या है कि अब कोई भी स्कीम आती है फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमारे पिछले आसान कारोबार कार्ड के नाम से एक स्कीम थी या फिर हमारी बैंक की स्कीम्स आती है। बैंक के अंदर तो खैर आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। आपने दोबारा एप्लीकेशन देनी है और जो-जो मैंने इश्यूज़ वगैरह बताए हैं, आपने इनको क्लियर करके भेज देना है। और जो आसान कारोबार कार्ड इस तरह की जो भी स्कीम्स आती हैं, वो हर साल आती रहती हैं। पिछले साल आई थी, उसका फेज़ 2 इंशाल्लाह आपको इस साल देखने को मिलेगा। अभी उस पे वीडियो बना दूँगा, तो आपने उसके अंदर दोबारा अप्लाई कर देना है। इसके अलावा कोई भी आपका किसी किसी किस्म का भी सवाल हो इस वीडियो के मुतालिक तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।